बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक नार्वे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारा एक प्रोग्राम नशर किया जाएगा ओवरसीज़ वाइब्स, और इस प्रोग्राम के साथ मैं ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। ख़वातीन हज़रात, पाक नार्वे न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनके हल के मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको देखा जाता है। और हमारा वतन अज़ीज़ जो है, ये चूँकि एक इस्लामी जमहूरिया है, तो अपने वतन अजीज़ की मुस्बत तस्वीर को, हकीकी तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए भी हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नार्वे से शाहद जमील साहब। तो शाहद जमील साहब सियासी तौर पर और समाजी तौर पर अपनी खिदमात की वजह से वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हस्बे रवायत में इनका तारुफ करवाता चलूँ। शाहद जमील साहब एक तो CEO हैं जी पाक नार्वे न्यूज़ मीडिया ग्रुप के। दूसरा जो इनकी वजह शोहरत है, ये समाजी काम बहुत करते हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सुकून नाम से, जो पाकिस्तान में माजूर अफराद को व्हील चेयर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह शाहद जमील साहब को ये एजाज़ हासिल है कि ये नार्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले सदर भी मुंतखब हुए, और तब से लेकर आज तक ये अपनी सियासी जमात और अपने मुल्क की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं शाहद जमील साहब की तरफ। जी शाहद जमील साहब, आप मेरे साथ हैं? जी बेशक, जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम शाहद जमील साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बेहतर जी, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुना जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। शाहद जमील साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि लोग जब पाकिस्तान से दियारे गैर में जाते हैं तलाश माश के सिलसिले में, तो उनका पहला और आखिरी मकसद जो है वो तलाश माश ही होता है। वो चाहते हैं कि किसी अच्छे काम के साथ मुंसलिक हो जाएं, उसके बाद फिर उनकी अच्छी आमदनी लग जाए और घर वालों की वो खिदमत कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि आप माजूर अफराद की खिदमत के लिए सुकून ऑर्गेनाइजेशन इनका जो है वो क़याम करते हैं। इसके साथ साथ फिर आप पाक नार्वे न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिससे आप वहाँ मौजूद जो अपने दीगर बहन भाई हैं, ओवरसीज़ बहन भाई हैं, उनकी खिदमात के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया अगर किसी शख्स का होता है तो वो वक्त है, लेकिन आप अपना ये कीमती सरमाया दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप किस आइडियोलॉजी के बंदे हैं? सबसे पहले तो जी ज़ुबैर मुग़ल साहब, आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी। आपका ये हफ्तावार प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, तो मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। देखें ज़ुबैर साहब, मैं चूँकि मैं जब था ग्रेजुएशन में या उससे थोड़ा पीछे आ जाएं, तो मैं था ही ऐसे, मैं शुरू से ही ऐसा था। यूनिवर्सिटी में भी मैं बड़ा एक्टिव था, ग्रेजुएशन में भी मैं बड़ा एक्टिव था, उससे पहले भी मैं बड़ा एक्टिव था। मैं आपको पता है, लिखने का मुझे शौक था, बोलने का मुझे शौक था, मैं स्पोर्ट्समैन था। मैंने टूर अरेंज में करता था अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो बड़ी छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ थी। बैतबाजी का मुकाबला था, कुछ इस तरह के कुछ ड्रामा छोटा सा मैंने एक लिखा ग्रेजुएशन लेवल में, उसको बल्कि अवार्ड भी मिला। तो मुझे शुरू से ही मैं मुतहरक हूँ बेसिकली। तो इसमें मैंने कोई नया कारनामा बेसिकली मैंने सर अंजाम नहीं दिया। बेसिकली मैं अगर आपको सच्ची माने से बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ यह है कि एक सिनेरियो डिफरेंट है, मुल्क डिफरेंट है, यहाँ का एक कल्चर एक डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है। तो एक्चुअली मैं उसी तरह का हूँ। मुझे मैंने अपने आप को कभी चेंज नहीं किया। मैं उसी पैराए पे ही चल रहा हूँ जिससे आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले ही मैं चल रहा हूँ। तो मुझे बजाते खुद अगर देखा जाए तो मैंने कोई खास कारनामा सारा अंजाम नहीं दिया।
चूंकि मैं 10, 15, 20 साल पहले भी ऐसे था, तो अब चूंकि हालात मुख्तलिफ हैं, डिजिटल मीडिया है, सियासत का एक और डायमेंशन है। हमें 20 साल पहले सियासत की हमें पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खत्म हो जाती है। अब तो आपको लम्हा 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 जो है ना, अब आप बाखबर रहते हैं। तो ये डिफरेंटली ये हुआ है कि अब आपके पास विद इन फ्यू सेकंड्स, मिनट्स के मुताबिक जो है ना, आपको आंखों देखा हाल जो है ना आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली जो है ना वो चेंज जो आया है कि पहले हम थोड़ा सा, हमारी जो एक्टिविटीज थी वो स्लो थी मीडिया की वजह से, अब हमारी एक्टिविटीज नजर आ रही है मीडिया की वजह से। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आप सोशल वर्क बहुत करते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आपने बना रखी है, तो इसके मतलब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक तो इसके क़याम का मकसद ज़ाहिर है माजूर अफराद की मदद था, तो सुकून ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप कितना है? क्या सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद डिसेबल जो पर्सनस हैं उनके लिए काम किया जा रहा है, या आप वर्ल्ड वाइड इससे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं या लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये जी बड़ा एक आपका बुनियादी सवाल है सुकून ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। देखें जी, मैंने जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं बड़ा मुतहरिक था यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में मैं बड़ा मुतहरिक था। तभी से मैं जो है ना वो बड़ा रफाई काम में करता था, छोटे लेवल पे, गली मोहल्लों के लेवल पे। तो मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि इंसानियत का जो असल जो हुस्न है, जिसको वो एक इंसानियत की जो मसावत है, जो एक वो यहाँ पे मुझे जो है ना वो उसकी नजर आई, मुझे एग्जाम्पल नजर आई। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर वो डिसेबल हैं या ऐसी कोई माजूरी का शिकार है तो उनका तो हाल आप क्या पूछेंगे। तो ये समझ लीजिए डिफरेंस जो है ना, इसने मुझे इंस्पिरेशन दी। और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमैनिटी काम करती हैं वो इस एरिया से हैं। तो ये भी एक नेचुरल एक था, एक कोलैबोरेंस थी ऐसे कह लें मेरी। और सेकंड ये है कि यहाँ का हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो ऐसे रफाई कामों में वो इन्वॉल्व है, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, या वो डोनर है, या वो सपोर्टर है, या वो उसके बोर्ड में बैठा हुआ है। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो उस काम के साथ मुंसलिक है। तो मेरी चूंकि मेरा डिजाइन चूंकि पीछे से ऐसा था, मैं बना इसलिए ऐसे ऐसे हुआ था, तो इसलिए फिर मुझे जो है ना वो बड़ा एक आसान लगा यहाँ पर आके मुझे काम करना। तो जिस तरह पहले मैंने कहा कि मैंने कोई खास कारनामा तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा डिफरेंट था, माहौल थोड़ा डिफरेंट था, मेरे लिए बड़ा आसान था कि यहाँ पर जो है ना मैं चीजों को लाइन अप करूँ। अब मैंने बताया ना कि मैंने बहुत सारी 20 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ या एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़ाहिर जो स्कैंडिनेविया में लोग हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक ब्लाइंड एक शख्स है तो उसके साथ में जो है ना वो एक गाइडेड डॉग है, ठीक है जी। वो उसको सड़क भी पार कराता है, वो उसको शॉपिंग सेंटर में भी लेके जाता है, वो उसको ट्रांसपोर्ट में भी बिठाता है, यानी बस या रेल में भी वो बिठाता है, वो उसको बाकी जो मामलात हैं उसको भी वो सरंजाम देता है। तो आम बंदा भी वही जिंदगी गुजार रहा है जो एक डिसेबल बंदा यहाँ पे जिंदगी गुजार रहा है। तो मुझे ये लगता था कि यहाँ पर जो इतनी आसानियां हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली जो रियासत का काम है जो वो नहीं कर पा रही कई और मामलों की तरफ। जी जी तो जी जी बिल्कुल। मेरे जैसा दर्दमंद जो शख्स था उसने सोचा कि चले मैं कुछ ना कुछ जो है ना इसमें रोल प्ले करूं। तो आगे फिर कारवां इतना बढ़ गया कि अब ये 8 मुल्कों में है और हम जो है ना वो चंद दोस्त ही थे समझ लेके जिन्होंने इस पौधे को जो है ना वो आबियारी बख्शी। और लेकिन अब माशाल्लाह जी 8 मुल्कों में इसके ब्रांचेस हैं और 50 से ज्यादा लोग जो है ना इस कारवां के साथ जो है ना वो अटैच हैं। और हम जो है ना वो एनुअली जो है ना वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, लोगों की एप्लीकेशंस को मेरिट पे देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई बंदा रह ना जाए। बिलीव करें कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई भी एप्लीकेशन आए वो चाहे लेट हो जाए लेकिन वो जरूर जाए। जी शाद साहब,
اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے ایک پورا پروگرام کریں گے. ایکچولی یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ چند منٹ میں سمیٹا نہیں جا سکتا. آج وقت کے لحاظ سے چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یقیناً آپ کے جواب سے ہمارے ناظرین جو ہیں انہیں کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا تحریک انصاف کے حوالے سے تھوڑا بتا دیجئے ہمارے سننے والوں کے کہ آپ ناروے میں پہلے صدر منتخب ہوئے, تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, دیگر آپ کے ساتھ جو دوست ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ذرا مختصر حالات یہ بھی بتا دیجئے گا. جی زبیر صاحب, یہ بھی بڑا ایک بڑا زبردست ایک کوشچن ہے آپ کا. ایکچولی میں موو ہوا 2004 میں یہاں پر ناروے میں, اور شروع میں ظاہر ہے میری لینگویج یہاں پر نہیں تھی. میں نے لینگویج سیکھی, میں نے اپنی تعلیم کو اور اپ گریڈ کیا. میں ماسٹری تھی میرے پاس, لیکن میں نے یہاں پر چونکہ ایک ڈفرینٹ کلچر ہے ٹیکسیشن کا یا اکاؤنٹس کا, تو مجھے جو ہے نا مجھے یہاں پھر مجھے ایک اور سمجھ لے کہ ایک ماسٹری جو ہے نا مجھے بلڈ اپ کرنا پڑا یہاں پر اپنا. تو اس میں میرے 4-6 سال جو ہے نا وہ مجھے لگ گئے. لیکن جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, جس کو کہتے ہیں جی کہ میں جاب مجھے ملی یا مجھے تھوڑا سا یہاں پہ شناسائی ہوئی, تو تب 2007 کی بات ہے, اپریل 7 کی. تب عارف الوی صاحب سے تو میں نے اور میرے چند ساتھیوں نے ہم نے ان سے رابطہ کیا, اور وہ بڑے خوش تھے. جو آپ بھی جلدی جلدی آ گیا. اب تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, تب تو وہ عام سے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کو. تب پی ٹی آئی بھی جی جی چند فردوں چند ممبرز پہ مشتمل تھی, ایسے کہہ رہے آپ. جی, that was the early time of the بڑی PTI. اچھی بات جی, That was the early time of the PTI. ہاں جی 2007 میں. جی تو انہوں نے وہ تو بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا جی بالکل جی آپ شروع کریں, بلیو کریں. ہم نے اوسلو اوسلو سینٹر اسٹیشن جو ہے وہاں پر ہم نے ایک میٹنگ کی. میرے خیال 4 یا 5 ہم بندے تھے جو پہلی ہماری میٹنگ تھی. تو پہلے دن ہی ہم نے سمجھ لے کہ تصویر وہاں پر لی, اور وہ یادگار تصویر ابھی بھی لوگوں کے پاس ہوں گی. وہاں سے سمجھ لے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیج بویا گیا. اس کے بعد 2010 میں یہاں پر خان صاحب آئے, اور سمجھ لے کہ یہاں سے جو سیاسی جو بصیرت ہے نا, یہاں سے سمجھ لے کہ سٹارٹ ہوتی ہے. خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ہماری گریجویشن میں ملاقات ہوئی جب وہ شوکت خانم کا کر رہے تھے یا دوسرے جو معاملہ تھے. لیکن چونکہ میں یونیورسٹی میں رہا, یہاں پر آ گیا, تو میرا پھر وہ تھوڑا سا چند سالوں کا ڈفرنس یا گیپ رہ گیا. لیکن جب یہاں پر خان صاحب آئے 2010 میں, تب سمجھ لے کہ سیاسی جو ہے نا وہ ایکچولی جو ہے نا وہ سفر شروع ہوا. اور پھر یہاں پر ہم نے ممبر سازی کی, لوگوں کو اکٹھے کیا, 50 60 70 ممبرز ہم نے بنائے. تو ہمارا پہلا جو ہے نا ایک پہلا ایک الیکشن جو ہے نا کنڈکٹ ہوا یہاں پر. تو اس میں لوگوں نے مجھے عزت بخشی, اور میں جو ہے نا وہ پہلا پریزیڈنٹ جو ہے نا الیکٹ ہوا ناروے کا. اور تب بڑی ایک نئی بات تھی, چونکہ باقی ملک اب بالکل ساتھ چل رہے تھے. اس کے بعد پھر ڈنمارک میں الیکشن ہوئے, پھر سویڈن میں ہوئے, پھر دوسرے ملکوں میں ہوئے, یا اسی ٹائم فریم میں ہی یہ سارے پھر جو ہے نا وہ چیپٹر پڑے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں پی ٹی آئی ناروے کا پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا, اور میں نے 2-2.5 سال جو ہے نا میں نے بڑا کام کیا. میں نے ہماری جو کہہ لیں کہ جو میکسیمم ہماری جو اویلیبلٹی تھی اس سے بڑھ کے جو ہے نا ہم نے کام کیا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اس ٹیم کو, جس میں راجہ عامر تھے, شیرناز تھے, زاہد صاحب تھے, ان لوگوں نے بڑی جو ہے نا وہ میری ہیلپ کی. ہم لوگوں نے مل کے جو ہے نا پی ٹی آئی کا پودا جو ہے نا وہ یہاں پر لگایا. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک کداور جو ہے نا وہ درخت بنا ہوا یہاں پر. ہر مہینے ہر سال یہاں پہ بڑے شاندار پروگرام ہوتے ہیں, فنڈ ریزنگ کے ایونٹ ہوتے ہیں یہاں پر. بڑے ہمارے لیڈران یہاں پر آئے, شاہ محمود قریشی صاحب آئے یہاں پر, ابرار الحق آئے یہاں پر, خان صاحب آئے یہاں پر, فوزیہ قصوری صاحب آئے یہاں پر, خورشید محمود قصوری صاحب, بہت سے لوگ یہاں پر آئے, اسی ٹینیور میں آئے. تو اور چونکہ یہ ناروے میں 70-80% لوگ جو ہے نا وہ گجرات, کھاریاں, اور لالا موسا, جیلم, اس پٹی سے لوگ ہیں. تو وہاں کے جتنے لوگوں تھے ان کی بڑی ایسوسیشن ہوئی پی ٹی اے کے ساتھ. تو اب میرا حال ہے یہ چھٹا میرا حال ہے پریزیڈنٹ کا ایک ٹینیور چل رہا ہے. مجھے اب یاد پڑا تھا, چھٹے جو حاجی افضال صاحب ہیں وہ اب ہمارے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہے. تو اس طرح ہر 2 سال کے بعد سمجھ لے کہ ٹینیور جو ہے نا بدلتا ہے. اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی ناروے نے یہاں پہ کانفرنسز بھی کروائیں, دوسرے ملکوں میں کانفرنسز پہ بھی شرکت کی, آن لائن سیشن بھی کیے, یہاں پر فنڈ ریزنگ بھی کی. جیسے میں نے بتایا ہم نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بڑا کام کیا, اور جتنی
अब पजीराई पीटीए नॉर्वे को मिली है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि यूरोप में बड़े थोड़े ऐसे चैप्टर हैं जिनको इतनी इज्जत मिली। अच्छा शाह साहब, आपकी बहुत सी खिदमात हैं सियासी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर से लेकर हम देखते हैं जिस तरह के मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी की वजह से हमारे वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान बहन भाई जो हैं वो बड़ी अजियत का शिकार हैं। उनके साथ साथ फिर अगर देखें तो गज़ा में इसराइली जारहियत जारी है, और फिर इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड कर लें तो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली, और फिर आप जितने भी ओवरसीज़ पर्सनस हैं, ये बताइएगा कि जर्नलिज्म के किरदार को आप, मीडिया के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये बड़ी जिम्मेदारी का एक काम है जी। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, टीवी एंकर जनाब अमीर अब्बास सब यहाँ पर आए थे नॉर्वे में मेरी दावत पे। उन्होंने यहाँ पर एक गजा का एक मुजाहरा जो है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना अटेंड की, कवर किया। मैंने पहली दफ़ा उनको लाइव देखा कि वो किस तरह जलसा जो है ना वो कवर करते हैं, मुजाहरा कवर करते हैं। और यकीन करें कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के 20 गज के फासले पे हजारों की तादाद में नॉर्वेजियन लोग, प्योर नॉर्वेजियन लोग जो है ना वो फलस्तीन और गजा की हमायत में वहां पर खड़े थे। अच्छा, अब अमीर अब्बास साहब से जब मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपको कैसा लगा यहाँ पर करके काम, ये जलसा जो है कवर किया आपने, मुजाहरा जो कवर किया आपने? तो कहते हैं शाहिद साहब, मैंने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में मैंने जलसे अटेंड किए हैं, लेकिन जो मुजाहरा यहाँ पे मैंने देखा ना, मुझे इसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि जी मैंने ऐसे बाशऊर लोग यहाँ पे मैं मिला हूँ, देखा हूँ, और जिसके साथ मैंने कैमरे के सामने बात की है, उसको पता है कि ये एक जर्नलिस्ट है और मैंने किस तरह इसके साथ बिहेव करना है। उसको पता है कि कैमरे के सामने मैं किस तरह रहना है। उसको पता है कि मैंने वे ऑफ टॉकिंग मेरा किस तरह होना चाहिए। तो जर्नलिज्म बेसिकली जो है ना वो बड़ा एक म्यारी और सुलझा हुआ जो है ना ये एक शोबा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले पूरे साल 2 सालों से आपने देखा है कि यहाँ पर ऐसे मैं क्या लफ्ज बोलूँ अब आपके प्रोग्राम में, ऐसे लोगों ने ऐसे फन का मुजाहरा किया है कि जहाँ पे जनाब जर्नलिज्म की रूह जो है ना वो काम जाती है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि जिन्होंने अपनी जर्नलिज्म को जो है ना वो बेच दिया या पीछे रख दिया, या अपने मुल्क की मफाद की खातिर जो है ना वो उसको उन्होंने कभी मुल्की मफाद को कभी सामने नहीं रखा। जी बिल्कुल, अपने मफाद को देखा, अपनी चीजों को देखा। तो जर्नलिज्म बेसिकली जो है ना वो बड़ा एक मयारी सोबर एक पेशा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है। अनफॉर्चुनेटली जो है ना कोई इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका। तो थोड़े ऐसे बंदे हैं, जुबैर साहब, मैं हके क्या कहता हूँ, मैं सच्चे दिल से आपको बताता हूँ कि गिनती के लोग होंगे ऐसे कि जिन्होंने जो है ना इस तलवार पे जो है ना वो चल के आगे तक गए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग या तो पीछे रह गए या नीचे गिर गए। जी बिल्कुल शाह साहब, और मैं यहाँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से अपने लोगों को बताना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो जर्नलिस्ट हैं ये एक बड़ा काम करने वाला बंदा होता है। ये अपनी जान हथेली पे रख के निकलता है। याद रखिएगा, सच बोलना ये आसान काम नहीं है। और शाह साहब, आप जानते हैं कि गज़ा में वहाँ किस कदर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वहाँ कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो बेचारे अपनी जान से गए। इंडिया में तो मकबूजा कश्मीर में तो चूंकि वो सहाफ़ियों को अंदर दाखिल ही नहीं होने देते। पाकिस्तान में आप देख लें कि अरशद शरीफ साहब सच बोलते थे, उनके साथ क्या हुआ। इमरान रियाज साहब सच बोलते हैं, उन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद के हालात बड़े मुश्किल हैं, एटमॉस्फेयर जर्नलिज्म के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद जितने भी लोग यहाँ पर प्योर और सच्ची सहाफत कर रहे हैं, हम उन्हें अपना सल्यूट पेश करते हैं। जी बेशक जी। अच्छा, मैं आपके सवाल में एक जुज़ जो है ना वो मिस कर गया था कश्मीर के सिलसिले में। कश्मीर के सिलसिले में देखिए जी, यहाँ पर हमने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा जो इम्पोर्टेंट दिन है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो है ना वो आपको पता है कि नॉर्वे जो है ना वो अमन का गहवारा है। यहाँ पर अमन का अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को। उस दिन से लेके 5 फरवरी, 14 अगस्त, बाकी जितने जो बड़े बड़े दिन हैं
मकबूजा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना वो गयूर अवाम जो है ना वो हमेशा आपको जो है ना वो नजर आएगी। जी बिल्कुल शाद साहब, और मैं आपकी बात को यहाँ काटते हुए इस बात का शाहिद भी हूँ कि आप यकीनन ये सारी जो खिदमात हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं, चूँकि मैं खुद कवरेज करता रहा हूँ आपके लिए, पाक नॉर्वे न्यूज़ के लिए कवरेज करता रहा हूँ, और मेरे ज़रिए आपकी जितनी भी जो ये सर्विसेज हैं, आपके जितने भी जज्बात हैं वो कश्मीरी लोगों तक भी पहुँचे हैं, वो पूरी दुनिया तक भी पहुँचे हैं। शाद साहब वक्त की जी 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 मैं एक और ना बात करता चलूं, मैं तो बल्कि हालांकि टाइम की यकीन करे वाकई बड़ी बंदिश होती है, लेकिन उसके बावजूद जी मैं गाहे बगाहे जो है ना वो कॉलम भी लिख देता हूँ, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक या कभी 2 भी मैं लिख देता हूँ, कभी महीने में 1-2। वो इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा भी साथ में जो है ना वो, क्योंकि बात का बोलने के लिए टाइम नहीं चाहिए, टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे उसको करना, उसको कंज्यूम करना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ क्वालिटीज में पैदा किया है, तो चले मैं अगर बोल सकता हूँ तो टाइम नहीं है तो मैं उसकी जगह लिख लेता हूँ। तो लिखने का भी जो है ना वो मैं साथ साथ जो है ना वो करता रहता हूँ, गाहे बगाहे, गो के इतने तसलसल से नहीं होता, लेकिन गाहे बगाहे जो है ना वो भी चलता रहता है। बहुत अच्छी बात जी। शाद साहब मजीद आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनसे वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो सियासी जद्दोजहद है, आप इन्हें कामयाबी से हमकिनार होता हुआ देख रहे हैं? देखें जी कामयाब तो वो हो गए हैं, मतलब इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं। देखें जी एक ऐसा शख्स जो सलाखों पाबंदे सलासल है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो हर जिला, हर शहर, हर कोना, हर सूबा जो है ना वो उसके खौफ से जो है ना वो लर्जा है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो है ना वो ये क्या कहना चाहिए इनको, मैं चूंकि लफ्ज जो है ना बड़ा जरा संभाल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो शॉर्टकट बनाए हैं जी। अगर आप देखें जी कि इमरान खान साहब की जो वर्किंग है वो 20-22 साल 25 साल की इनकी जो वर्किंग है, इन्होंने क्या कहते हैं दिन रात इन्होंने काम किया है, इन्होंने लोगों को तैयार किया है, इन्होंने लोगों के नजरिए को डेवलप किया। और इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो असल में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो असल में जो मकसद था, जो उसका थीम है, उसको जो है ना वो हमारे दिलों तक उतारा है कि असल में इसका मतलब क्या है। यानी कि आपने जो है ना वो अपने खौफ के बुत, डर के बुत या दूसरे जो अपने ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर जो बन जाते हैं, उसको हमने रोंदना है। सबसे पहले उसको पहले हमने तोड़ना है। उसके बाद उस बंदे की क्या बातें करें जी। उन्होंने तो असल में जो यूरोप में जो इस्लामोफोबिया का जो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी, जी 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 जी, जनरल असेंबली में उन्होंने कश्मीर पे बात की, उन्होंने पाकिस्तानियत पे बात की, उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे बात की। जी बहुत शुक्रिया शाद साहब। असल में आज जिन जिन मौज़ूआत को हमने टच किया है ये अपने अंदर बड़ी गहराई रखते हैं, और इंशाअल्लाह चूँकि अब हमने ये जो ओवरसीज़ वाइब्स का प्रोग्राम शुरू किया है तो इसमें इन तमाम मौज़ूआत पर हम फ़र्दन इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। शाद साहब आपने हमें अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना, आपने देखा, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, यकीनन आपकी राय से हम इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर मुगल और मेरी पूरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।